हाय। आजकल ये बिटकॉइन, डोजकॉइन और भी बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी का नाम मार्केट में बहुत चल रहा है। डिजिटल करेंसी ग्रुप के सीईओ बैरी सिल्बर्ट का मानना है कि क्रिप्टो करेंसी आपको हाईएस्ट रिटर्न दे सकती है और ये एक हाईएस्ट रिस्क करेंसी भी है। यानी कि इस करेंसी में आपका कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। इस करेंसी का जन्म आखिर हुआ कहाँ? आपको बता दें, यूएसए में सब प्राइम क्राइसिस आने के बाद वहाँ एक इजी मनी पॉलिसी स्टार्ट किया गया, जिससे डॉलर का परचेजिंग पावर घट गया। अब ये घटा कैसे? इसका कारण ये था कि बैंक ने सब प्राइम लोगों को पैसा उधार दिया था और वो वापस नहीं कर रहे थे। अरे भाई, रहेगा तभी तो वापस करेंगे। बैंक एटीएम ट्रांसफ़र, क्रेडिट कार्ड और हिडन चार्जेस से पैसा कमा रही थी, तो लोगों को गुस्सा आया। अब उन्हें बैंक मनी पर विश्वास नहीं रह गया था, तो उन्होंने सोचा क्यों ना अपनी करेंसी लाई जाए। तो 2008 में सतोशी नाकामोटो ने एक ऑनलाइन पेपर इशू किया और 2009 में इसे स्टार्ट किया गया। सतोशी नाकामोटो पर भी कंट्रोवर्सी हुई कि ये कौन है। 2016 में ऑस्ट्रेलियन बिजनेसमैन क्रेग राइट ने क्लेम किया कि वे हैं सतोशी नाकामोटो, लेकिन ये बात अभी तक कंट्रोवर्शियल है। इनकी आइडेंटिटी को अभी तक पता नहीं लग पाई। चलिए, ये सब तो था बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी का ओरिजिन। बहुत पहले बार्टर सिस्टम चलता था, यानी कि अगर आपके पास गाय है तो उसके बदले आप एक्सचेंज में गेहूं लें, या फिर जो भी आपके पास है उसके एक्सचेंज में वो आप ले सकते हैं। यानी कि एक हाथ दे एक हाथ ले, लेकिन उसकी कोई वैल्यू का कोई हिसाब किताब नहीं है। और फिर उसी चीज़ की वैल्यू चाहे जितनी हो, कुछ आलू टमाटर के बदले आप बड़ा सामान भी एक्सचेंज कर देते थे। लेकिन ये चीज़ ठीक नहीं थी, क्योंकि इससे हाई वैल्यू की चीज़ लो वैल्यू की चीज़ से एक्सचेंज हो रही थी। इसमें नुकसान था। फिर स्टार्ट हुआ गोल्ड एक्सचेंज, लेकिन गोल्ड को कैरी करना भी बहुत टफ था और उसकी वैल्यू भी घटती बढ़ती रहती थी। तब पेपर मनी करेंसी सिस्टम स्टार्ट हुआ। क्राइसिस आने के बाद 2009 से बिटकॉइन स्टार्ट हुआ। चलिए अब जानते हैं बिटकॉइन के कुछ फैक्ट्स। नंबर 1, 2009 में 2 से 3 दिन में आप 200 बिटकॉइन जनरेट कर सकते थे। आज एक बिटकॉइन जनरेट करने के लिए 150 साल लगेंगे। बिटकॉइन एड्रेस ऑटो रन मोड पे जनरेट होता है। नंबर 2, 2009 में एक बिटकॉइन की कीमत 0.04 पैसा थी। आज एक बिटकॉइन 18 लाख से भी ज़्यादा का है। नंबर 3, एलॉन मस्क, माइक टायसन, फेसबुक, जेपी मॉर्गन, पेपल ने भी इसमें इन्वेस्ट किया है। नंबर 4, 21 मिलियन से ज़्यादा 21 मिलियन से ज़्यादा बिटकॉइन जनरेट ही नहीं हो सकते। नंबर 5, बिटकॉइन माइनिंग में बहुत सारे सर्वर काम करते हैं, इसलिए हैकर को हैक करने के लिए सारे सर्वर को हैक करना होगा, जो कि बहुत टफ है। नंबर 6, आपको ये नहीं पता लगा सकते कि बिटकॉइन किसने और किसको ट्रांसफ़र किया है। नंबर 7, बिटकॉइन बहुत वॉलेटाइल है, इसकी वैल्यू घटती बढ़ती रहती है। कोई भी इन्वेस्टमेंट जिसकी वैल्यू 30% से ज़्यादा हाई लो होती है, वो एक अनसेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है। नंबर 8, ये पता लगाना बहुत मुश्किल है कि बिटकॉइन बढ़ता कैसे है। नंबर 9, बिटकॉइन से आपको टैक्स बेनिफिट नहीं होगा। बिटकॉइन की एल्गोरिदम सबकी समझ में नहीं आती। ये एक तरीके की गैम्बलिंग है, क्योंकि इसमें आपका कोई इन्फ्लुएंस नहीं रहता। 2018 में इंडिया के सेंट्रल बैंक आरबीआई ने बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी को सेल परचेज पर बैन लगा दिया था। फिर जब क्रिप्टो करेंसी में जब बैन लग गया, तो क्रिप्टो एक्सचेंज ने सुप्रीम कोर्ट में आरबीआई के इस डिसीजन को चैलेंज किया। तो 2 साल बाद क्रिप्टो एक्सचेंज ने जीतने के बाद इस बैन को आरबीआई ने हटा दिया था। बिटकॉइन की ट्रेडिंग, परचेजिंग में पर्सनल रिस्क है। मैं इस करेंसी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन इसमें पैसा उसे ही इन्वेस्ट करना चाहिए जिसके पास बहुत एक्सेस में पैसा हो और उसे उस पैसे को डूब जाने का कोई गम ना हो। बिटकॉइन माइनिंग स्पेशल कंप्यूटर में होती है। इसमें ट्रांजैक्शन तभी कर सकते हैं जब दूसरा एक्सचेंज करे। इसमें रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, तो रिस्क भी हाई है। ये पीयर टू पीयर नेटवर्क यानी पर्सन टू पर्सन नेटवर्क में काम करता है और हर माइनर इसका डेट लेजर में नोट करता है। लेजर ब्लॉकचेन में काम करता है। अब आप कहेंगे ब्लॉकचेन क्या होता है? ब्लॉकचेन बेसिकली लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स है। सारे ब्लॉक एक दूसरे से जुड़े होते हैं। हर ब्लॉक अपने पिछले ब्लॉक का क्रिप्टो हैश रहता है। जैसे ट्रेन में एक डिब्बा दूसरे डिब्बे से जुड़ा रहता है। माइनिंग किसी ऐसे वैसे कंप्यूटर में नहीं होती, इसके लिए स्पेशल कंप्यूटर और स्पेशल सॉफ्टवेयर्स होते हैं। जैसे पेटीएम हमें हर ट्रांजैक्शन पर या फिर कभी कभी कुछ ट्रांजैक्शंस पर रिवॉर्ड देता है, वैसे ही बिटकॉइनिंग माइनिंग करने वाले माइनर को रिवॉर्ड के रूप में कुछ बिटकॉइन मिलते हैं।
मार्च में एलॉन मस्क ने जब ये कहा कि टेस्ला बिटकॉइन एक्सेप्ट करेगी तो बिटकॉइन हाई हो गए थे, यानी उनके बिटकॉइन के रेट्स हाई हो गए थे। फिर मई में जब उन्होंने कहा कि ये एक्सेप्ट करना हमारे लिए ठीक नहीं है, तो इसकी वैल्यू मार्च में $60,000 से मई में $30,000 रह गई। इसे मस्क डिप भी कहते हैं। बिटकॉइन फ्यूचर की डाइवर्सिफिकेशन है। इसकी एडवांटेज है कि ये डिसेंट्रलाइज है, ब्लॉकचेन की वजह से ये रिलायबल है, और इसकी डिसएडवांटेजेस हैं कि इसमें कोई गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है, जिससे इसकी कोई अथॉरिटी नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप किसके पास जाएंगे। इसके अनएथिकल इश्यूज़ हैं। इसकी माइनिंग इको फ्रेंडली नहीं है। माइनिंग के लिए काफ़ी रिसोर्सेज का यूज़ होता है। इट हैज़ अ लॉन्ग ट्रांजैक्शन टाइम। बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना लीगल है, बट इट इज़ नॉट अ लीगल टेंडर ऑफ मनी। इसे आप पैसों की जगह यूज़ नहीं कर सकते। क्या आपको पता है एक आदमी ने एक पिज़्ज़ा लेने के लिए कंपनी को 10,000 बिटकॉइन दिए थे, जिसकी आज की कीमत 4,200 करोड़ रुपए है। आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करिए। ऐसे ही और बहुत सारी वीडियोस के लिए प्लीज़ हमारे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।